हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? बढ़िया। तो आज मैंने सोचा कि आप सबको डिफेंस मैकेनिज़्म एंड इट्स एप्लीकेशन का थोड़ा बहुत समझा दूँ। एज़ मुझे कई डीएम्स आ रहे थे कि डिफेंस मैकेनिज़्म समझाओ मैम, डिफेंस मैकेनिज़्म समझाओ, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस डिफेंस मैकेनिज़्म एंड इट्स implications. Yes, मैं एक एक लाइन आपको समझाऊंगी. When aspirations are not realized or goals not met, they lead to frustration. जब हमारी जैसे कई बच्चों का होता है नीट करना, है ना, नीट पूरा करना होता है कई बच्चों का सपना। तो नीट पूरा करने के लिए कई लोग रीनीट देते हैं, वो डायरेक्ट मेथड में आएगा, मैं समझाऊंगी सारा, ठीक है। So these failures and frustration hurt our ego, leading to anxiety, stress and a feeling of guilt. कई बच्चे नीट देते हैं, नीट में बच्चों के नंबर नहीं आते, है ना, तो वो अपने आप को क्या समझने लगते हैं, हाय मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रही है, हाय मैं स्ट्रेस में जा रही हूँ, मैं मुझे गिल्ट हो रहा है कि मैं क्यों नहीं कर पाई क्लियर, इतना पढ़ाई करने के बावजूद भी मैं क्यों नहीं कर पाई क्लियर, है ना। तो वो होती है हमारी ईगो नहीं, मतलब हमारी ईगो को अफेक्ट करती है, वो एक लात मारती है हमारी ईगो को कि हाय मैं क्यों नहीं कर पाई, सारे मेरे दोस्त डॉक्टर बन रहे हैं, मैं अकेली नर्स बन रही हूँ, लोगों को बोलेंगे वो क्या बोलेंगे, नर्स। Under such circumstances, individuals attempt to handle the negative emotion and maintain harmony with the environment by resorting to either direct and indirect method. तो अंडर सच सर्कमस्टांसेस, अब नीट तो क्लियर कर नहीं पाई, जबकि मैंने किया भी था, मैंने मार्क्स बताया 500+, है ना। तो अंडर सच सर्कमस्टांसेस कि मैं नीट क्लियर कर पाई, बट मुझे अपने नेगेटिव इमोशंस जैसे कि हाय मैं क्या कौन सी कोर्स में आ गई हूँ, इतनी मेहनत, इतनी असाइनमेंट्स, इतना ये इतना वो, और इन्वायरमेंट जैसे कि अब लोग बोलते हैं नर्स बन रहे हो आप, वाह नर्स बन रहे हो, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड है ना। कहाँ से कर रहे हो, जीएमसी से, वाह, है ना। तो इन सर्कमस्टांसेस में भी हम अपने नेगेटिव इमोशन और हारमोनी में रहकर, मतलब इन्वायरमेंट में हारमोनी बनाकर अगर हम रहते हैं, तो उससे हम डायरेक्ट मेथड या इनडायरेक्ट मेथड के अंदर कैटेगराइज करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट मेथड में तीन टाइप्स आते हैं। फर्स्ट आता है इंक्रीजिंग ट्रायल्स, सेकंड आता है अडॉप्टिंग कॉम्प्रोमाइजेस, और थर्ड आता है विड्रॉल और सबमिसिवनेस। सो इंक्रीजिंग ट्रायल्स, जैसे नीट एक बार दिया बच्चे ने, ठीक है, नहीं हुआ क्लियर, चल कोई ना, इस बार मेरी मेहनत थोड़ी कम रह गई, सेकेंड टाइम किया 600 नंबर आ गए, चल कोई ना, अगले साल फिर दे देंगे, थर्ड ईयर दिया 700 नंबर आ गए। तो मतलब उसने क्या किया, डायरेक्टली अपने ट्रायल्स इंक्रीज़ किए, एफर्ट्स इंप्रूव किए, चल कोई ना, मेरी जहाँ गलतियाँ हो रही हैं वहाँ देख लेंगे हम कि क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। तो उसके बाद आगे दिया है when one come across obstacles or find it difficult to solve a problem, he can improve his efforts and behavioral process and attempt to a new zeal to cope up with the environment. तो वही तो मैंने बोला कि जब कोई इंसान, जब कोई बंदा, जब कोई लड़की, जब कोई औरत, जब कोई भी किसी, अभी तो मैं नीट की एग्जांपल ले रही हूँ, कई लोग हाउस घरों की एग्जांपल लेंगे, है ना, कि इस बार चल आज के दिन मेरा पूरे घर में थोड़ी लड़ाई झगड़ा हुआ, कल मैंने नहीं लड़ना, तो मतलब ऐसे के, तो मतलब ऑब्स्टिकल्स के सामने आता है या डिफ़िकल्ट फाइंड करता है कि हाय मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करूँगी, मैं कैसे करूँगी, तो वो अपने एफर्ट्स को इम्प्रूव करके, जैसे कई औरतें होती हैं जो घर में जिन्हें खाना नहीं बनाना आता, चल एक बार नहीं आया, दूसरे दिन थोड़ा इम्प्रूव करी, ठीक है, थर्ड डे और थोड़ा इम्प्रूव किया। जैसे मेरे, अगर मैं अपने कोचिंग के नंबरों की बात करूँ, पहले 200 आते थे, ठीक है, फिर उसके बाद 300 गए, फिर 400 हुए, ठीक है, एट लास्ट मेरे 500 ही आए नंबर, नीट में 500+ आए, है ना। तो वो अपने एफर्ट्स इंक्रीज़ करता है ना, बिहेवियरल प्रोसेस को सही करता है, लाइक अपना बिहेवियर सही करता है, और एक नया वे बनाता है कि मैं इस इन्वायरमेंट से कैसे कोप अप करूँ, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कौन सा, अडॉप्टिंग कॉम्प्रोमाइजिंग मेथड। तो अब वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, अगर कोई आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है, वो बैंक की सर्विस कर रहा है, वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है। अगर कोई बैंक में मैनेजर बनना चाहता है, वो स्टार्टिंग एमटीएस से कर रहा है, वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, ठीक है। मतलब कि अब उसके सामने ऐसे के कुछ डीड्स आ चुके हैं, ऐसे के कई चीज़ें आ चुकी कि वो अब नहीं कर सकता, पैसे नहीं है उसके पास, वो नहीं आईएएस बन सकता, उसके लिए कोचिंग चाहिए, बुक्स चाहिए, वो सब नहीं है उसके पास, तो वो अब नहीं बन सकता आईएएस। बन सकता है, भले ही वो बन सकता हो, उसके पास पूरी कैपेबिलिटी हो, बट ड्यू टू एनवायरमेंटल थिंग्स, जैसे यहाँ लिखा भी हुआ है कि फॉर मेंटेनिंग हार्मनी बिटवीन हिमसेल्फ एंड द इन्वायरमेंट, द इंडिविजुअल मे अडॉप्ट द फॉलोइंग कॉम्प्रोमाइजिंग पोस्चर्स। ही में ऑल टुगेदर चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट्स। भाई मैंने बोला अगर आईएएस बनना चाहता है तो वो बैंक ऑफिसर बन जाएगा, बैंक मैनेजर बन जाएगा, है ना। फर्स्ट पॉइंट तो यही कह रहा है। सेकंड कह रहा है कि पार्शियल सब्स्टिट्यूशन, जैसे मैंने अभी बताया एमटीएस से शुरुआत करेगा, क्या पता बैंक मैनेजर बन जाए, उसके बाद बैंक मैनेजर से शुरुआत करेगा, क्या पता आईएएस ऑफिसर बन जाए, है ना। तो इट डिपेंड्स ऑन स्टडीज़ कि हम कैसे कैसे की स्टडीज़ कर रहे हैं।
हमारा आगे बढ़ने का मूड है भी क्या नहीं। अब देखो मैं नर्सिंग कर रही हूँ, अब क्या पता अगले साल मैं डॉक्टर बन जाऊँ, है ना, ये भी अब हमें पता नहीं है। विथड्रॉल एंड सबमिसिवनेस, इसमें क्या होता है, विथड्रॉल एंड सबमिसिवनेस में अपने गोल को भूल जाओ, ठीक है, अपनी डिफीट को एक्सेप्ट कर लो, डिफीट यानी हार को एक्सेप्ट कर लो, भाई बस मुझसे नहीं और हो पाएगा, मैं बस ख़त्म। एक बार ही देने में, एक बार उसने नीट दिया, ठीक है, अगले बार उसने बोल दिया भाई बस मुझसे और नहीं हो पाएगा, बस ख़त्म, बस मैं और दे ही नहीं सकती, या उसके पेरेंट्स ने उसे बोला कि ना भाई अब तुझसे नहीं हो पाएगा, बस कर, ख़त्म कर, रहने दे, नहीं होना तुझसे, है ना। तो इट डिपेंड्स। हाँ, अगला आता है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड वो जैसे कि अब कोई पर्सन है, ठीक है, वो नीट नहीं क्लियर कर पाया, मैं नीट की एग्जांपल इसलिए ले रही हूँ क्योंकि हम मेडिकल फील्ड से है ना, नीट नहीं क्लियर कर पाया, ठीक है, कोई बात नहीं, अब अगले साल मैं इतनी मेहनत करूँगा, इमेजिनेशन शुरू कर देगा वो बंदा, अगले साल मैं इतनी मेहनत करूँगा कि मैं ये बन जाऊँगा, मैं वो बन जाऊँगा, है ना, ताकि वो अपने साइकोलॉजिकल डेंजर के रोना, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन सबसे बच सके, इन सबसे दूर रह सके, है ना। दीज आर प्योरली साइकिक, these are purely psychic or mental devices or ways of perceiving situation as he would want to see himself in and imagining, जो मैंने अभी पॉइंट बोला, imagining that these things would happen according to his wishes। और वो भूल जाना है कि भगवान भी कोई चीज़ होता है, मेरी इच्छा अनुसार ही सब कुछ होगा। चल नीट का फर्स्ट अटैम्प्ट छोड़, नीट के जब अटैम्प्ट उसने देना उससे 1-2 दिन पहले मैं ये सब करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, अपने भले उसकी तैयारी न खेत 2-0 हो, बट उसने इतना कर लेना है कि मुझसे हो जाएगा, तो क्या पता हो जाए, क्या पता बिल्कुल ही ना हो, क्या पता 0 नंबर आ जाए, है ना। तो इट डिपेंड्स। वो ये सब क्यों करता है, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, है ना। द ईगो यूजुअली कोप विद एनएग्जाइटी दो रेशनल मीन्स। ईगो जो है अपनी एनएग्जाइटी से कोप अप करने के लिए होती है, भले ही रेशनल मीन्स के द्वारा। When anxiety is too painful, the individual protects his ego and reduces the anxiety using defense coping mechanism। जब एनएग्जाइटी बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाती है तो इंडिविजुअल अपनी ईगो को प्रोटेक्ट करता है, एनएग्जाइटी रिड्यूस करता है, डिफेंस मैकेनिज्म्स का यूज़ करता है। जैसे अब अगर मेरी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई तो मैं भगवान को दोष दूंगी, भले ही इस चीज़ के कि मेरी उसमें एफर्ट्स कम थे, मेरी मेहनत कम थी, मैं भगवान को दोष दूंगी, है भगवान जी आपने ऐसा नहीं किया, क्यों नहीं किया आपने ऐसा, मतलब देते ही है, मैं अकेले नहीं, बहुत सारे लोग होंगे, है ना। सच मैकेनिज्म्स आर कॉल्ड मेंटल मैकेनिज्म। इन मैकेनिज्म्स को हम कहते हैं मेंटल मैकेनिज्म और ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट आता है ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म में क्या इसमें पहले तो इसने बताया कि किस किसने काम किया, सिगमंड फ्रॉइड और एने फ्रॉइड, ये इंपॉर्टेंट है। सिगमंड फ्रॉइड एंड एने फ्रॉइड ने इस पर काम किया। सिगमंड फ्रॉइड कौन था, फादर था, एने फ्रॉइड कौन थी, उसकी बेटी थी। सिगमंड फ्रॉइड ने उसका आइडिया दिया डिफेंस मैकेनिज्म को, और एने फ्रॉइड ने क्या किया, उसके ऊपर डिटेल दी कि हाँ भाई ये अगर आइडिया, मतलब ये अगर रिप्रेशन ये होता है तो रिग्रेशन ये होता है, डिनाइल ये होता है तो डिस्प्लेसमेंट ये होता है, रिएक्शन फॉर्मेशन ये होता है तो इंटेलेक्चुअलाइजेशन ये होता है, ठीक है। ये सब also referred to as defense mechanism. These are considered to be as protective measures to manage instinct and effect in stressful situations. ये important line है, also referred to as defense mechanism. These are considered as protective barriers to manage instinct and affect in stressful situations। ठीक है, ये अगर लिख दोगे तो 1-2 नंबर ज़्यादा दे देगी टीचर, 1-2 तो नहीं 0.5, क्योंकि जितना हमें पता है, हमारी जितना टीचर कहती है वो कहती है कि 75% से ज़्यादा आपके साइको और सोशल में नंबर नहीं आ सकते। 80% भी उसी के आएंगे जिसने डिट्टो वही लाइन टू लाइन लिखा होगा या जिसने अलग अलग बुक से कॉपी चेक मारा होगा, उसके आ सकते हैं। चल छोड़ो अब। अच्छा, आगे बताएं डिफेंस मैकेनिज्म वो क्या है। डिफेंस मैकेनिज्म कुछ खास नहीं है, बस इतना ध्यान रख लो कि वो स्ट्रेस के ऊपर काम करते हैं, स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी इन सबको दूर करने के लिए एक हेल्पफुल सा हमें जैसे होता नहीं जम्बूरिया, ऑडिव अगर किसी ने खेला होगा तो उसमें जम्बूरिया होता है, ठीक है। तो अगर कोई आउट होने वाला होता है तो जम्बूरिया के बचा लेता है, अगर किसी ने ऑडिव खेला होगा, ठीक है। वही है डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म को हम कोपिंग स्टाइल्स भी कहते हैं। ये ऑटोमेटिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, भले ही कॉन्शियस हो भले ही अनकॉन्शियस हो, ये इसने काम करना ही करना है, ठीक है। नंबर कम आए, वो टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, छोटे बच्चे के नंबर कम आए, मैं बीमार था, मैं ये था, मैं बुखार हो गया था मुझे, ठीक है। ये सब डिफेंस मैकेनिज्म है, ये भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके आगे दैट प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल अगेंस्ट एंग्जाइटी एंड फ्रॉम द अवेयरनेस ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल डेंजर्स और स्ट्रेसर्स। इंडिविजुअल आर ऑफन अनअवेयर ऑफ दीज प्रोसेसेस एज दे ऑपरेट। इंडिविजुअल जो होता है वो स्टार्टिंग पे अनअवेयर होता है, लाइक इंडिविजुअल को पता नहीं होता कि मैं ये वाला डिफेंस मैकेनिज्म चला रहा हूँ। जैसे मैंने भी बच्चों का एग्जांपल दिया, या अगर मैं बात करूँ डॉग बाइट की, है ना, तो चाइल्डहुड ट्रॉमा हो जाता है, डॉग बाइट इन चाइल्डहुड एंड नाउ स्केयर्ड ऑफ देम। तो मुझे नहीं पता कि मैं क्यों डरती हूँ डॉग से, क्योंकि मुझे डॉग ने काटा हुआ है केजी में, मुझे भी याद है केजी के आई थिंक मिडिल डेज चल रहे थे एंड मुझे डॉग ने काट लिया था, फिर भी मैं स्कूल जाती थी, देखो मेरी महानियत,
ठीक है। द डिफेंस मैकेनिज्म मीडिएट द इंडिविजुअल्स रिएक्शन टू इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रेशर। नेक्स्ट आता है पर्पस क्या है डिफेंस मैकेनिज्म का। इसमें स्टार्टिंग तो सारी वही है, ख़राब सी, मतलब याद रखने तो रख लो, वरना खुद से जो मर्जी छापाओ यार। साइको एंड सोशियो एक ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें जो मर्जी छाप दो नंबर मिलने हैं, भले ही एक मिले, भले ही एक मिले, भले ही दो मिले, नंबर मिलने ही मिलने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपने पर्पस पे। पर्पस क्या है? एलिमिनेट एन एंग्जाइटी, मेंटल कन्फ्लिक्ट जो हमारे दिमाग में चल रही थी, मैं अपने मम्मा को जाकर क्या बोलूँ, मेरे नंबर इतने कम आए, मेरा ये हुआ, मेरा वो हुआ। तो वो मेंटल कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए, हाँ मैं ये बोलती हूँ मैं सिक थी, मैं बीमार थी, मैं पढ़ी नहीं अच्छे से, हमारे दिमाग में ही नहीं आता कभी, वो टीचर ने ना अच्छे से नहीं पढ़ाया, वो टीचर जब पढ़ा रही थी तो वो मोबाइल देखे जा रही थी, या हम मोबाइल मतलब ऑब्वियसली रीजन आते हैं कई सारे, है ना। तो ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना होगा। अपनी सेल्फ इस्टीम, अपनी बेइज्जती ना होने देना, है ना। मम्मा वाली टीचर को डांट दे, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं, हमें नहीं डांट पड़नी चाहिए, ये हो गया सेल्फ इस्टीम, ठीक है। नेक्स्ट आता है टू मेंटेन अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी, कि घर जाके हमें चपेड़े ना बजे, सिंपल, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट अपनी सुपर ईगो और इड में रिड्यूस करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए। टू कंट्रीब्यूट टू मेंटल होम्योस्टेसिस यानी कि मेंटली हम स्टेबल रहें, ठीक है। दीज कैन बी हेल्पफुल व्हेन यूज्ड इन वेरी स्मॉल डोजेस एंड इफ ओवर यूज्ड बिकम इनइफेक्टिव लीडिंग टू ब्रेकडाउन ऑफ पर्सनैलिटी। मोस्ट डिफेंस मैकेनिज्म ऑपरेट एट द अनकॉन्शियस लेवल ऑफ अवेयरनेस। टाइप्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। अब टाइप्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म में ये सारी टाइप्स है, बट इससे पहले थोड़ी इंट्रोडक्शन भी पढ़ लेते हैं, है ना। तो डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो प्रिमिटिव डिफेंस या मैच्योर डिफेंस या हायर लेवल डिफेंस मैकेनिज्म में क्लासीफाई किया जाता है, ठीक है। बाकी क्लासिफिकेशंस में अडेप्टिव या माल अडेप्टिव आते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि वो कैसे की मदद करते हैं, कैसे की सहायता करते हैं, ठीक है, या हार्म करते हैं हमें, इंडिविजुअल को, पीपल को उनकी ज़िंदगियों में, ठीक है। पहला था प्रिमिटिव डिफेंस मैकेनिज्म, उसके बाद आता है मैच्योर डिफेंस मैकेनिज्म। प्रिमिटिव में क्या है? प्रिमिटिव जो है वो फर्स्ट टू अकर डेवलपमेंटली, जैसे अब अगर बच्चे के नंबर कम आए तो वो डिनाई करेगा या बहाना ढूंढेगा। पहले तो वो डिनाई करेगा, मेरे नंबर इतने कम आए नहीं सकते, मैंने तो पूरी मेहनत की है, राइट और नॉट। तो ये हो गया प्रिमिटिव फर्स्ट, प्राइमरी। मैं इरेज कर देती हूँ अगर ना पढ़ रहे हो आप लोग, आपसे ना पढ़ा जा रहा हो, ठीक है। दीज इंक्लूड रिग्रेशन, रिप्रेशन, कन्वर्जन, डिनायल, प्रोजेक्शन, फैंटेसी, आइडेंटिफिकेशन, रेशनलाइजेशन, रिएक्शन फॉर्मेशन, एक्टिंग आउट एटसेट्रा। तो ये सब अभी हम नीचे पढ़ेंगे, ठीक है। मैच्योर डिफेंस मैकेनिज्म, मैच्योर बच्चों की तरह, जैसे अब हम मेरे कम नंबर कम आए, ठीक है, तो मैं डिनाई करूँगी, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, मैच्योर डिफेंस मैकेनिज्म में क्या आता है, अब रियलिटी तो चलो एक्सेप्ट करनी ही पड़नी है, ठीक है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें रियलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, भले ही वो मर्जी की हो, भले ही ना हो। अनकम्फर्टेबल थॉट्स, फीलिंग्स एंड सिचुएशंस, ये सब इंटरप्रेट किए जाते हैं और एड्रेस किए जाते हैं इन लेस थ्रेटनिंग फॉर्म्स इंस्टेड ऑफ बीइंग डिनाइड। अब इन्हें हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, भले ही कुछ भी हो जाए, हमें इन्हें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। दे आर हेल्पफुल इन साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल एज वेल एज इंप्रूविंग मेंटल हाइजीन। और ये अभी हमने डिनाई नहीं कर सकते, है ना। तो अब हमें अपनी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए, अपने मेंटल हाइजीन के लिए ये सब इंपॉर्टेंट है कि हम इन्हें डिनाई नहीं कर पा रहे, तो अब हमें कुछ नया बहाना ढूंढना पड़ेगा। मेन थिंग इज़ बहाना। प्रिमिटिव में क्या था? डिनाई करना। सेकंड थिंग इज़ मैच्योर डिफेंस मैकेनिज्म, उसमें क्या है? बहाना ढूंढना, ठीक है। इनमें क्या आता है? सब्लिमेशन, डिस्प्लेसमेंट, कंपनसेशन, ह्यूमर, सप्रेशन एटसेट्रा। People can practice choosing to use mature defense mechanism. These often require intention, practice and effort. इसमें क्या क्या चाहिए होता है? Intention, practice and effort. Commonly used defense mechanisms यहाँ पर टेबल 3.2 में प्रेजेंट किए गए। पहला आता है हमारा रिप्रेशन। रिप्रेशन क्या होता है? रिप्रेशन होता है अनकॉन्शियस एंड इनवॉलंटरी फॉरगेटिंग ऑफ पेनफुल आइडियाज, इवेंट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट। अब हमने इसमें अनकॉन्शियसली भूलना है। जैसे अब देखो, मैंने अभी ऊपर एग्जांपल दी थी केजी क्लास की, है ना। केजी में मुझे डॉग बाइट हुआ था, तो मैं अभी तक डॉगियों से बहुत डरती हूँ। आई एम स्केयर्ड ऑफ देम, दैट इज़ ड्यू टू रिप्रेशन। अब जब भी मैं डॉगी को देखती हूँ, मेरे दिमाग में ये नहीं आता कि मुझे डॉगी ने काटा था, मेरे दिमाग में आता है मैं तो इससे डरती हूँ, मैं इसके पास नहीं जाऊँगी, है ना। सो अनकॉन्शियस एंड इनवॉलंटरी फॉरगेटिंग ऑफ पेनफुल आइडियाज़, दुख भरे आइडियाज़, इवेंट्स और कॉन्फ्लिक्ट। अब जैसे इसने एग्जाम्पल दिया फॉरगेटिंग अ लव्ड वंस बर्थडे आफ्टर फाइट, ये गलत है, ये एग्जाम्पल हो ही नहीं सकती। अब देखो, हम जानकर भूलते हैं ना, इस कॉन्शियसली भूलते हैं, बट इसने बोला अनकॉन्शियस यानी कि जो हमारी बाद की लाइफ पे, लेटर लाइफ पे इम्पैक्ट डालेगा। डॉग बाइट इन चाइल्डहुड, और अब स्केयर्ड है हम उनसे।
ओवर यूज़ बहुत कम याद रखना होता है, रखना है तो रख लो। कॉन्शियस परसेप्शन ऑफ इंस्टिंक्ट्स एंड ब्लॉकेज ऑफ फीलिंग, इसे छोड़ो। एक चीज़ ध्यान रखो, वी फॉरगेट एंड देन वी फॉरगेट व्हाट वी फॉरगॉट। क्या बोला मैंने, पहले हम भूलते हैं, उसके बाद हम भूल जाते हैं कि हम क्या भूले थे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये अगर लिख दोगे ना आपका, जैसे ये 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 1 नंबर पूरे मिलेंगे। ये हमारी टीचर ने हमें कहा था, वी फॉरगेट एंड देन वी फॉरगेट व्हाट वी फॉरगॉट। हम भूल गए, फिर हम भूल गए कि हम क्या भूले। कितना प्यारा है ना, टंग ट्विस्टर सा। हम भूल गए, फिर भूल गए कि हम क्या भूले। मतलब कि रिप्रेशन आ गया, रिप्रेशन, रिप्रेस करना, अपनी जो भी पेनफुल चीज़ें हैं उसे प्रेस कर देना, रिप्रेशन। ठीक है, डिनाइल, डिनाइल, डिनाई कर देना, अनकॉन्शियसली डिनाई कर देना। जैसे मैंने अभी आपको ऊपर एग्जांपल दी थी बच्चों के नंबर की, है ना। तो बच्चों के नंबर कम आए, अब उन्होंने नहीं माना, भाई हमने तो बहुत पढ़ाई की, हमारे नंबर कम कैसे आ सकते हैं, ना। सो अनकॉन्शियस रिफ्यूजल टू एडमिट एन अनएक्सेप्टेबल आइडिया और बिहेवियर। ठीक है, अनकॉन्शियसली रिफ्यूज़ करना कि भाई मेरे नहीं आ सकते, अनएक्सेप्टेबल आइडिया या बिहेवियर, ये हो ही नहीं सकता, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है, टू रिफ्रेन फ्रॉम स्ट्रेस। अब देखो, एक माँ है, ठीक है, एक बच्चे की माँ है, माँ को पता है कि मेरे बेटे की डेथ पास है, बट वो अब रिफ्यूज़ करेगी, कॉन्शियसली नहीं करती वो कभी भी, क्योंकि उसे पता है वो मेरा बच्चा मेरे अंदर से जन्मा है, वो कैसे मर सकता है। मदर ऑफ अ चाइल्ड हु इज़ फेटली इल दो फुली इन्फॉर्म्ड ऑफ द डायग्नोसिस एंड द एक्सपेक्टेड आउटकम रिफ्यूजेस टू एडमिट इट कि ना भाई मेरा बच्चा मर ही नहीं सकता, ऐसे कैसे हो सकता है। मैं अपने बच्चे से बहुत प्यार करती हूँ, उसे पूरा अच्छे से खिलाएगी पिलाएगी, 2 घंटे बाद वो क्या देखेगी, उसका बच्चा मर गया, है ना। इट इज़ बिकॉज शी कैन नॉट टॉलरेट द पेन दैट एक्नॉलेजिंग द रियलिटी वुड कॉज। अब उसे पता है कि भाई मेरा बच्चा मर सकता है, बट वो उसे एक्सेप्ट नहीं करती। मर गया उसका बच्चा, फिर भी वो एक्सेप्ट नहीं करेगी, नहीं मेरा बच्चा कैसे मर सकता है, मेरा बच्चा मुझसे दूर गया, मेरा बच्चा ये है, मेरा बच्चा वो है ना। डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेस कर देना, जैसे अपना कहीं की चीज़ कहीं पर, पेंट अप फीलिंग्स टू अ लेस थ्रेटनिंग ऑब्जेक्ट, मतलब अनकॉन्शियस डिस्चार्जिंग ऑफ पेंट अप फीलिंग्स टू अ लेस थ्रेटनिंग ऑब्जेक्ट। कहीं का गुस्सा कहीं पर, एक हस्बैंड है वो ऑफिस से थका आ रहा, डांट खाकर बॉस से आया, वो घर आकर पत्नी पर लड़ जाता है, डांट देता है ना। इसका ओवर यूज़ क्या लीड करता है, लॉस ऑफ फ्रेंड्स, रिलेशनशिप, कन्फ्यूजन इन कम्युनिकेशन, रिएक्शन फॉर्मेशन, अपोजिट फीलिंग, जस्ट कि शो ऑफ करने के लिए। एक बॉय है वो जेलस है, बट वो अब क्या करेगा, उसे एग्जैगरेटेड रिस्पेक्ट देगा। या एक मदर है, मदर इन लॉ है, वो अपनी बहू के लिए बहुत प्यारे शब्द यूज़ करेगी, कोई काम निकालने के लिए या किसी को दिखावे के लिए, दिखावा, शो ऑफ, है ना। नेक्स्ट आता है रेशनलाइजेशन, रीज़न बनाकर देना। Rationalization get justification of failures and offering socially approved reasons for socially unacceptable behavior. फेलियर्स का जस्टिफिकेशन देना सोशली अप्रूव्ड रीजंस के साथ फॉर सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर। अब एक स्टूडेंट है, वही वाली एग्जांपल, वो कंप्लेन करता है कि मेरे नंबर कम क्यों आए, मेरी टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, मैं बीमार था, वगैरह वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट आता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या, सबलाइन करके कोई चीज़ बताना। जैसे अगर किसी का क्या कहते हैं उसे, जैसे बुक में लिखा है कॉन्शियस और अनकॉन्शियस चैनलिंग ऑफ इंस्टिंक्चुअल ड्राइव्स इनटू एक्सेप्टेबल बिहेवियर। एग्जांपल, अग्रेसिवनेस बीइंग ट्रांसफॉर्म टू कॉम्पिटिटिवनेस इन बिजनेस और स्पोर्ट्स। अब एक आदमी है, ठीक है, उसे धोखा मिला पूरी ज़िंदगी, अब वो क्या करेगा, वो इतना सबलाइन करके बन जाएगा, इतना हीरो टाइप नहीं कह सकते, बट वो क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग बन जाएगा कि वो अब बिजनेस चलाएगा खुद का। एक नौकर था वो, एंड वो बिजनेस चला रहा है खुद का, स्पोर्ट्स में अच्छा हो गया, ठीक है, या कह सकते कोई प्यार मोहब्बत की चीज़ हुई, ठीक है, धोखा मिला। अब वो धोखे को किस में चेंज कर रहा है, पोएट्री में, पोएम लिख कर, या क्या कहते हैं उसे, उसमें कर क्या कहते हैं स्टोरी लाइन्स लिख कर, या गाना गुनगुना कर, है ना। नेक्स्ट है कंपनसेशन, कंपनसेट करना। अब एक बच्चा है, वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है, बट वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, तो दिस इज कंपनसेशन। कॉन्शियस कवरिंग अप फॉर अ वीकनेस बाय ओवर एम्फेसाइजिंग और मेकिंग अप अ डिजायरेबल ट्रेट। ठीक है, वही है, स्टूडेंट फेल्स इन स्टडीज, कॉम्पनसेट्स फॉर इट बाय बिकमिंग द कॉलेज चैंपियन इन एथलेटिक्स। नेक्स्ट आता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन में क्या, अनकॉन्शियस और कॉन्शियस। यार देखो, अभी तक हमने जो मुझसे पिछले पेज पे की है, रिप्रेशन हो गया, ठीक है, देन रिएक्शन फॉर्मेशन हो गया, डिनाइल हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, सो ये सभी अनकॉन्शियसली होते हैं। बाकी सारे कॉन्शियस अनकॉन्शियस कॉन्शियस अनकॉन्शियस, उसने ये नहीं देखना भाई कौन सा कॉन्शियस कौन सा अनकॉन्शियस, क्योंकि कोई भी चीज़ हो जाए वो अनकॉन्शियसली ही होती है, कॉन्शियसली भी हो सकती है और अनकॉन्शियसली भी हो सकती है ना। इट डिपेंड्स ऑन द केस कि कौन सा केस आया है। अब देखो, अब प्रोजेक्शन में क्या, प्रोजेक्ट करना, अपनी गलती किसी और के सिर पे मुंह दे देना। जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा था, कौन सा
डिस्प्लेसमेंट उसमें क्या था, अपना गुस्सा किसी और पे निकालना। इसमें प्रोजेक्शन में क्या है, अपनी गलती किसी और पे मुँह दे देना। अनकॉन्शियस और कॉन्शियस ब्लेमिंग ऑफ समवन एल्स फॉर वंस डिफिकल्टीज, है ना। रिलेशन ख़राब हो जाते हैं जिस वजह से, ठीक है। खुद की गलतियों को ओवरकम करने के लिए दूसरे के नाम लगाना। जैसे कि एक सर्जन है, वो सर्जरी करते टाइम मुझसे भले ही कुछ अंदर, जैसे पेट में उसका सीजर रह गया पेट में, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, तो वो नर्स पे डाल देगा कि नर्स ने मेरा पूरा ध्यान नहीं दिया, मेरा ध्यान तो पूरे पेशेंट पे था, नर्स ने निकाला नहीं बाहर। गलती उसकी थी, बट उसने क्या किया, उसने नर्स पे मुँह दी सारी मिस्टेक, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंटेलेक्चुअलाइजेशन। इंटेलेक्चुअलाइजेशन में क्या है, इंटेलेक्चुअलाइजेशन में इमोशनल के बजाय, instead of being emotional, the person has to be क्या, the person becomes logical। जैसे अगर किसी पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ है, वो अब इंस्टेड ऑफ फीलिंग पेन कि है मेरे दर्द हो रही है, मेरे ये हो रहा है, मेरे वो हो रहा है, वो लॉजिकल फील करेगा, मुझे घर जाना है, मुझे बिजनेस चलाना है, मुझे अपना ड्यूटी पे जाना है, तो वो लॉजिकल, मुझे अपनी फाइल्स दिखाओ, मैं कहाँ से वीक हूँ, मैं कौन कौन सी गोलियाँ खाऊँ ताकि मैं ठीक हो जाऊँ, ठीक है। सो अनड्यू एम्फेसिस ऑन द इनएनिमेट to avoid intimacy with people, increase attention on external reality to avoid expression of inner feelings, is excessive stress or irrelevant details to avoid perceiving the whole, ठीक है। limiting of effective एक्सप्रेशन और एक्सपीरियंस। अनडूइंग में क्या है, रिवर्स कर देना। जैसे हम कंप्यूटर की बात करें, कंट्रोल Z करके अनडू कर देते हैं, है ना। तो रिवर्सिंग और अनडूइंग अ थॉट और फीलिंग बाय परफॉर्मिंग एन एक्शन दैट सिग्निफाइज एन अपोजिट फीलिंग दैन ओरिजिनल थॉट और फीलिंग। सो ओरिजिनल थॉट और फीलिंग को छुपाने के लिए, जैसे कि अब एक लड़का है, ठीक है, वो अपनी हेटरल लड़की को गिफ्ट दे रहा है, जस्ट कि वो उसे पता चल, लाइक उसे कोई काम करवाना है, वही बात आ गई, काम करवाना है, बट वो उसे गिफ्ट दे रहा है कि भाई कि भाई तो ये ले, तो बहुत अच्छी है, तो ये है, तो वो भले ही उसके दिमाग में चल रहा है कितनी गंदी है, कितनी सड़ू है, कितनी ऐसी वैसी है ना। तो वो उसे गिफ्ट दे रहा है ताकि वो उसका काम कर दे, लाइक डबल मैसेज सेंड कर रहा है, ठीक है। रिग्रेशन में क्या है, रिवर्टिंग टू एन ओल्डर लेस मेच्योर वे ऑफ हैंडलिंग स्ट्रेसेस एंड फीलिंग्स। रिग्रेशन में है कि बचपना वापस आना, यानी कि कोई एडल्ट है, कोई बहुत बड़ा है, लाइक 40-50 ईयर्स का है, या 20-30 ईयर्स का है, ठीक है। वो अब अपनी कोई चीज़ उसे मिल नहीं रही, अपने पेरेंट्स को, वो कमाता है भले ही, ठीक है, वो अपने पेरेंट्स को बोलेगा या अपनी वाइफ हस्बैंड जैसे भी बोलेगा, ठीक है, बोलेगी कि मम्मा मुझे ये चीज़ दे दो प्लीज, है ना। तो ये हो गया an adult throwing a temper tantrum when he does not get it in his own way, है ना। interference with progression and development of personality, समझ आ रहा है ना। नेक्स्ट आता है डिसोसिएशन। कुछ भी याद नहीं रखा, चल छोड़ो, ये अभी हम अगली क्लास में करेंगे, अभी 10-11 हो गए, है ना। अनडूइंग 10 था, रिग्रेशन 11, ये हम कल करेंगे। 5-6 रह गए, है ना, 1 2 3 4 5 रह गए। इसमें आइडेंटिफिकेशन और फैंटेसी वाला भी है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। सो बाय बाय गाइज, प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। यार बहुत कम लाइक्स मिलते हैं, मुझे थोड़ी हेल्प करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। बाय, हैव अ गुड डे। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ डू आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। बाय बाय।